Hi, my dear students. How are you? I hope you will be fine. मैं हूं द्रकपाल और आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ एज इफ। तो आओ सीखते हैं यूज ऑफ एज इफ। यूज ऑफ एज इफ। सबसे पहले हम एज इफ का मतलब समझते हैं। एज इफ का मतलब होता क्या है? एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो या जैसे कि। क्लियर? एज इफ, एज इफ ये दो वर्ड हैं, एज और इफ। एज इफ का मीनिंग होता है मानो या जैसे कि। क्लियर? सपोजनल सेंटेंस के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। ये कल्पनात्मक होता है, रियल में नहीं होता है। एज इफ मानो या जैसे कि। क्लियर? दूसरी बात इसके संबंध में याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एज इफ का प्रयोग, एज इफ का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं। एज इफ का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं। क्लियर? तो एज इफ मीन्स होता है मानो या जैसे कि, और एज इफ इसका प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। आगे एक सेंटेंस होगा और पीछे एक सेंटेंस होगा, इसे बीच में यूज किया जाता है एज इफ को। क्लियर? तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से हम करेक्ट एज इफ का प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। क्लियर? हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह ऐसी लग रही थी, वह ऐसी लग रही थी जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुनी हो। क्लियर? वह ऐसी लग रही थी जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुनी हो। क्लियर? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा और ये सीखिएगा कि ये दो सेंटेंसों से मिलकर बना है पूरा वाक्य। क्लियर? जैसे कि जो वर्ड है ये वाक्य के बीच में लगा हुआ है। वह ऐसी लग रही थी जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुनी हो। रियल में सुनी थी कि नहीं सुनी थी ये बात नहीं है। लग रही थी ऐसी, ऐसी लग रही थी जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुनी हो। क्लियर? इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस बनाएंगे। ओके? वह ऐसी लग रही थी, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम इसको बनाएंगे। सी लुक्ड, पास्ट टेंस में मैंने बनाया सी लुक्ड, वह ऐसी लग रही थी। सी लुक्ड, और जैसे कि, जैसे कि की स्पेलिंग मैंने क्या बताई थी आपको, क्या लगाना है? एज इफ लगाना है, एज इफ। ओके? एज इफ का प्रयोग वाक्य के बीच में करना है। जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुनी हो।
उसने, सी हैड heard some bad news। क्लियर। तो सी लुक्ड एज इफ, यहां पर वह ऐसी लग रही थी, वह ऐसी दिख रही थी। सी लुक्ड एज इफ सी हैड हियर्ड सम बैड न्यूज। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से हमको सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है। पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए मैंने इसको पास्ट में बना दिया। दूसरा सेंटेंस आप देखें, उसने कोई बुरी खबर सुनी हो, शायद सुनी हो, ये भी पास्ट टेंस में है। तो सी हैड हियर्ड सम बैड न्यूज। क्लियर। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा, घूरा मीन्स देखा, उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे कि मैं पागल हूँ। क्लियर। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा, जैसे कि मैं पागल हूँ। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे घूरा। क्लियर। ये पास्ट टेंस में है, तो दे स्टार्ड मीन्स होता है घूरना। दे स्टार्ड टू मी, यहां पर एट का यूज करेंगे, एट मी। क्लियर। पहला वाला सेंटेंस बनाएंगे हम, उन्होंने मुझे ऐसे घूरा, दे स्टार्ड एट मी। क्लियर। अब हम यूज करेंगे एज इफ का। ओके। एज इफ, मैं पागल हूं, तो मैं पागल हूं, आई वर मैड। एक बात याद रखिएगा कि एज इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हम उसको बना देते हैं और वो करेक्ट माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ वर का यूज किया जाता है। वैसे और भी अगर हम इसे देखें तो ये बनेगा आई वॉज मैड, ऐसा भी बनेगा। क्लियर। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वर का यूज करते हैं, आई वर मैड। क्लियर। तो उन्होंने मुझे ऐसे घूरा, पहले हम ये वाला सेंटेंस क्रिएट करेंगे, इतना, दे स्टार्ड एट मी। क्लियर। फिर एज इफ का प्रयोग वाक्य के बीच में करेंगे, एज इफ मैं पागल हूं, आई वॉज मैड या आई वर मैड। इन दोनों में से आपका ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट होता है, आई वर मैड। क्लियर। और कुछ एग्जाम्पल से हम इनको देखते हैं और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह मुझे ऐसे व्याख्यान दे रहा है
जैसे वह मुझे ऐसे व्याख्यान दे रहा है जैसे कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हो। क्लियर? तो वह मुझे ऐसे व्याख्यान दे रहा है जैसे कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हो। क्लियर? तो वह मुझे ऐसे व्याख्यान दे रहा है, पहले हम इतना सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये टेंस हो तो बनाएंगे ही इज लेक्चरिंग टू मी। ओके, ही इज लेक्चरिंग टू मी, वह मुझे व्याख्यान दे रहा है। एज इफ, जैसे वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हो। ही वर नो everything about in the world। ओके, तो देखिए वह मुझे ऐसे व्याख्यान दे रहा है। ही इज लेक्चरिंग टू मी, वह मुझे व्याख्यान दे रहा है। एज इफ, जैसे कि या मानो, ही वर नो एवरीथिंग अबाउट इन द वर्ल्ड, जैसे वह संसार के बारे में सब कुछ जानता हो। क्लियर? यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये इस तरीके से भी बनाया जाता है, और हम ऐसा भी बना सकते हैं। ही प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं इसको। ही नोस एवरीथिंग अबाउट इन द वर्ल्ड। ओके, ऐसा भी बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम एक ही चीज को पकड़कर बनाएंगे कि ही वर नो एवरीथिंग अबाउट इन द वर्ल्ड। ओके, तो याद रखिएगा और समझिएगा कि एज इफ का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं, और वाक्य जो होते हैं उनको टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्लियर? और दूसरे टेंस में एज इफ के बाद जो सेंटेंस यूज होता है, याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ हम वर का यूज करते हैं सेकेंड
पार्ट के सेंटेंस में। क्लियर? एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बर का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन वाक्यों में कभी कभी वर का यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी वाक्य बना होता है। तो समझ लीजिए कि एक प्रकार का विरोधाभास है। एज इफ का प्रयोग करते समय आपको विरोधाभास मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आप यदि सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तब भी वो सेंटेंस करेक्ट है, और यदि आप पहला सेंटेंस बनाते हैं एज इफ का टेंस के अकॉर्डिंग और दूसरे में आप आई या किसी बी दे यू किसी भी सब्जेक्ट के चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ अगर आप वर लगा देते हैं तो वो इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा, वो भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये भी नियम इंग्लिश में दिया गया है। क्लियर? तो टीचर्स बारीकी से इस बात को याद रखें और बच्चों की कॉपी चेक करते हुए ध्यान दें कि बच्चे ने सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट किया है। हो सकता है उसका सेंटेंस गलत ना हो या आपको पता ना हो, दो प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। तो इनको बारीकी से समझिए और इनको अपने बच्चों को भी बताइए कि ये दो प्रकार से बनते हैं और इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन वो गलत नहीं होती, वो करेक्ट होती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और YouTube चैनल जो मेरा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।